अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं सियासी दरवेश टीवी के नामवर एंकर पर्सन जनाब सैयद मंजूर अली गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? जी बस ठीक ठाक। आज तो बड़ा तुसी मुजाहरा करके आए जे इजहार यकजहती कीता तुसी मीर शकील उर रहमान दे नाम। देखें रोहेल अकबर साहब, बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ये जो एहतसाब के नाम से ड्रामा है ये आज से नहीं है। ये बड़ा पुराना इसका किस्सा है। अयूब खान ने जब मुल्क पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने मुखालफीन जो थे, जो सियासतदान थे, उनके लिए उन्होंने एब्डो का कानून मंजूर किया और एक ट्राइब्यूनल बना दिया। जिन सियासतदानों ने मुकदमा नहीं लड़ा और उन्होंने कबूल कर ली 7 साल के लिए नाअहली, उनमें सबसे मशहूर नाम जो है वो मियां मुमताज सुल्ताना का है। और जिन्होंने कंटेस्ट किया उसमें सबसे मशहूर नाम जो है वो सैयद हुसैन शेख सोहरावर्दी का है, जो हमारे वजीर कानून भी रहे, वजीर आला भी रहे और पाकिस्तान बनने से पहले वो मुतहदा बंगाल के प्रीमियर थे। याद रहे कि मुतहदा हिंदुस्तान में पंजाब और जो बंगाल था उसके वज़राए आला को प्रीमियर कहा जाता है, यानी कि वजीर आज़म। तो बड़े नामी गिरामी इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे, वकील बहुत अच्छे थे। तो उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो कंटेस्ट करूंगा। तो वो जब ट्राइब्यूनल में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी मुझ पर क्या इल्जाम है, बताएं तो सही। तो पता चला कि जनाब उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने एक परमिट जारी किया था। ठीक है। तो उन्होंने जेब से चिट निकाली क्योंकि उनको पता था पहले से ही तो उन्होंने ये होगा, तो उन्होंने चिट जेब से निकाली। वो चिट जारी की गई थी अयूब खान की तरफ से। ठीक है। और वो चिट उस वक्त की थी जब वो वजीर आजम थे और अयूब खान कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। उन्होंने एक बंदे की सिफारिश की थी कि इसको ये परमिट दे दिया जाए, तो सोहरावर्दी साहब ने उसको परमिट नहीं दिया। फिर अयूब खान ने जो सेक्रेटरी कॉमर्स से उसको कहा, उसने परमिट जारी कर दिया। परमिट की सिफारिश करने वाला जो था वो एहतसाब कर रहा था। अच्छा। और जिसने जारी किया वो सेक्रेटरी कॉमर्स था। और सजा किसको दी जा रही थी? जो उस वक्त वजीर आज़म था, जिसने ये काम नहीं किया था। इसी तरह ये एहतसाब के नाम पर जो इंतकामी कार्रवाइयां ये जारी रही हैं। ये कभी आपको पता है कि एहतसाब जो था नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी, हाँ जी बिल्कुल जी, उस वक्त भी होता रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और ये सिलसिला चलता रहा। बेनजीर के जमाने में भी होता रहा, ये सारे मामला चलते रहे। फिर परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अब ये जो नैब है ये तो पहले दिन से परवेज मुशर्रफ की एक लौंडी के तौर पर काम कर रही है और आज भी ये वजीर आजम साहब के साथ मिले हुए हैं, चेयरमैन नैब जो है। अच्छा, नैब की तरफ से आज तक किसी जितने भी केस बने हैं जी, कोई रिकवरी किसी से इतनी बड़ी रिकवरी नहीं हुई। छोटे छोटे जितने चोर पकड़े वो तो पैसे दे के जान छुड़वा के चले गए जी जी। बाकी जितने भी इनके बड़े बड़े केस बने वो वैसे के वैसे बड़े हुए। कोई बात ये है कि ये जब डील हो जाती है फिर वो खत्म हो जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ ना, नैब के कानून में भी बुनियादी जो है ना खराबियां हैं। ये नैब में अब ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं जी, उसका क्यों खत्म हो गया, असेंबली का इजलास नहीं चल रहा, बिल नहीं पास हो सकता। और दूसरा ये 18वीं तरमीम, इस पे बड़े एतराज़ात हैं पीपल पार्टी को, नून लीग को। गवर्नमेंट चाह रही है कि 18वीं तरमीम में कुछ ना कुछ हो जाए, मगर पीपल पार्टी और नून लीग अभी तक कहते हैं हमसे तो रास्ता नहीं हुआ। देखें बात ये है कि जो जहाँ तक नैब के बारे में ऑर्डिनेंस देने की बात है, ठीक है, उसमें इमरान खान ने किन को बचाया है? ब्यूरोक्रेट्स को, कारोबारी लोगों को। मतलब ये है कि भाई आपने फैसला कर लिया है, ठीक है। देखें कोई करप्शन नहीं हो सकती, कोई बेजाब्तगी नहीं हो सकती जब तक महकमे के अफसरान जो हैं वो शामिल हो। ब्यूरोक्रेट जो है वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो करप्शन किसने की है? सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की है। वो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं या आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक है। आप उनकी जायदादें देख लें,
जब वो भर्ती हुए तो क्या थे, और जब वो रिटायरमेंट पे जाते हैं तो क्या होते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के जो जजेस हैं उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर किसको पूछना है भाई? सिर्फ उनको जो गरीब है या जो आपके सियासी मुखालफिन। अभी देख लें कि इमरान खान के जमाने में इसकी हुकूमत जब से आई है तो परवेज खट्टक का मुकदमा नैब में है, पड़ा हुआ है। मौजूदा जो वजीर आला महमूद खान है KPK का, उसके खिलाफ मुकदमा है, वो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पंजाब से 2 वजीर थे, उनको पकड़ा, उनको छोड़ दिया, दोबारा वजीर बन गए। इसी तरह जो वजीर सेहत थे इमरान खान के कियानी साहब, उन पर अरबों रुपए की कमीशन लेने का इल्जाम है, उनको पार्टी में होता दे दिया। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए। चेयरमैन के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो सेक्रेटरी जनरल का होता है। और जहांगीर तरीन पे वो, अब जहांगीर तरीन का जो किस्सा है ये भी पता चल जाएगा कि इसका अंजाम क्या होता है। ये कल रिपोर्ट उन्होंने देनी थी, वो नहीं दी। 3 हफ्ते के लिए मजीद वक्त ले रहे हैं। और जहां तक 18वीं तरमीम की बात है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी मुश्किल के साथ ये तरमीम हुई। मैं नहीं कहता कि ये कोई आसमानी सहीफा है, इसमें गलतियां नहीं है, गलतियां होंगी, गलतियां हैं बल्कि, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आप एक नेशनल कंसेंसस पैदा करें। पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें हैं उनको भी बुलाएं, दूसरे लोगों को भी बुलाएं, इस पर एक नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि इसमें अवाम की भी शिरकत हो। अभी तक जब से वजीर आज़म इमरान खान आए हैं, एक भी उन्होंने APC बुलाई जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों, उनसे कोई मशावरत हो जाए, इनकी कोई बैठक हो जाए, कोई सलाम दुआ किसी से हो जाए, कुछ सियासी मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं एक फिक्रा कह देता हूँ जी। मेरा ख्याल है कि खुदा के बाद वो अपने आप को ही समझते हैं, और जो हुक्मरान इस तरह की सोच रखता है इसका मतलब यह है कि उसने सीखने का जो अमल है वो खत्म हो गया उसके अंदर। और जो इंसान सीखने से आरी हो जाता है और अपने आप को अक्ल कुल समझता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, और मुझे इमरान खान का अंजाम को अच्छा नजर नहीं आता। मैं उसके लिए दुआगो हूं, एक जमाने में मेरी उसकी बड़ी दोस्ती रही है, मैं उसके लिए दुआगो हूं। मैं समझता हूं कि वो 5 साल अपने पूरे करे, उसको जैसा भी मैंडेट मिला है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे हैं लगता नहीं है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। 5 साल पूरे होते नजर नहीं आ रहे आपको? ये जो सूरत हाल है, एक तो कोरोना की वजह से, ये इसके जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से उनको जो उन पर जो तनकीद हो रही थी उसमें अगर कोई कमी वाक़ई हुई है और अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ चली गई है, लेकिन ये एक आर्जी लहर होती है। क्योंकि आप देखें आज महंगाई जो है पिछले 3 दिनों के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, खासकर तो किसने कंट्रोल करना है भाई? कोई कंट्रोल नहीं, महंगाई पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और दूसरा वो थोड़ा इस हवाले से बताएं कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करने जा रहे हैं। देखें ये इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरे हुए नवाज शरीफ, मैं आपको बता देता हूं, जब ये नहीं भेजना चाह रहे थे मैं कहता था कि उसको रोक नहीं सकते, अब वो चले गए हैं, ये उनको ला नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। अपना जो इनका हल्का इंतखाब है उसको ये मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो हल्का इंतखाब होता है ना, इसको खुश करने की कोशिश नवाज शरीफ भी करते रहे, उसको खुश करने की कोशिश बेनजीर भी करती है। और इसी तरह परवेज मुशर्रफ का मुझे जमाना याद है कि वो अपना हल्का इंतखाब बढ़ाने के लिए और फिर उसको मुतमईन करने के लिए बहुत कुछ करता रहा, लेकिन क्या हुआ? सबका अंजाम, सबको जाना पड़ा। लेकिन मुझे इसका अंजाम परवेज मुशर्रफ से, बेनजीर से, नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। तो उस अंजाम से बचने के लिए इसको क्या करना चाहिए? इसको चाहिए कि अपने अंदर वसत पैदा करे, वसत कल्बी। अपने दिमाग के ऊपर जो इसने ताले लगाए हुए हैं उसको कैद किया, उसको खोले, होश के नाखन ले, और अपने इर्द गिर्द जो उसके हैं करीबी रफ्काकार, उस हल्के से वो निकले
और उस हल्के के लिए बाहर भी देखे कि बाहर भी दुनिया है, बाहर भी सियासतदान है, बाहर भी लोग हैं, उनसे भी मुलाकात मुशावरत। वो एयर मार्शल असर खान साहब एक बात कहा करते थे कि फॉग ऑफ पावर, इक्तदार की धुंध, ये जो इक्तदार की धुंध है ये आंखों को चुनिया देती है, बंदे को कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, एक आम बंदा, एक आम रेडी वाला, एक आम गरीब बंदा जिसके वोट से ये ईवान वजीर आजम पहुंचे हैं और उस आम बंदे को बोल रहे हैं, वही बंदा आप पिस रहा है, वही बंदा कोरोना से मार रहा है, बात ये वही है, बंदा आम बीमारियों से मार रहा है। बात ये है कि वो समझते हैं कि वो वोट के जरिए नहीं पहुंचे। असल बात ये है, ठीक है, जो बंदा ये समझता है ना कि मैं इस गरीब बंदे की वजह से आया हूँ, तो वो उस गरीब बंदे का ख्याल। बात ये है कि ये वोट जो है, मैं तो पॉलिटिकल सिस्टम का हामी हूं, ठीक है, हालांकि मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त का पॉलिटिकल सिस्टम है ये पूरी तरह डिलीवर कर ही नहीं सकता, इसके अंदर बुनियादी खराबियां हैं। मैं इसीलिए ये तमाम हुकूमतें जो गुजरी हैं इनको मैं जमहूरी हुकूमत नहीं समझता। या यहाँ फौज की हुकूमत होती है या एक सिविल सेटअप होता है, ठीक है, तो ये एक सिविल सेटअप है। लेकिन एक बात, जो इलेक्शन की ड्रामेबाजी एक बात मैं खत्म नहीं करना चाहता। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि इसी सिस्टम को आप अगर चलाते रहेंगे तो ये प्योरीफाई हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा। इसके अंदर अब देखें, एक वक्त में बेनजीर साहबा थी, एक वक्त में नवाज शरीफ साहब थे, यहाँ बहुत से वजीर आजम आए हैं, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। लेकिन जो शऊर की सतह, अवाम की शऊर की सतह 1970 में थी, ठीक है, 1977 में थी, सन 2002 में थी, सन 2007-8 में थी, सन 2013 में थी, 2018 में थी। आज अवाम के शऊर की सतह उससे कहीं बुलंद है और इन इंतखाबात का जो सिलसिला है इसके जरिए अवाम के शऊर में यकीनन इजाफा हो रहा है। तो फिर ये सब के सब जो सियासत के नाम पे सियासत करते थे या फौजी आकर सियासत करते थे, सब बेनकाब हो गए। हत्ता कि जो इस मुल्क की जुडिशरी है उसके ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं रहा, सबको पता है कि जजेस क्या करते हैं। तो इसका ये फायदा हुआ है, इसके नतीजे में एक अवाम की लहर आएगी और वो सब कुछ तब्दील कर दे। तो ये इलेक्शन का जो सिस्टम है 5 साल वाला है, तो ये 5 साल से कम करके इसको 3 साल या 2 साल नहीं कर देना चाहिए? 2 साल या 3 साल तो खैर नहीं करना चाहिए, 4 साल का हमारा मैनिफेस्टो है। 4 साल हम समझते हैं कि 4 साल होना चाहिए। अमेरिका में देखिए, अमेरिकी सदर 4 साल के लिए आता है, ठीक है। और जहां तक ये पार्लिमानी निजाम है और 5 साल की जहां बात होती है जिन ममालिक में, वहां तो भाई समटाइम वो 3 साल के बाद इलेक्शन करा देते हैं। अभी आपने देखा कि बरतानिया पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट का जो इशू था उसमें 3 वजीर आजम बदले। आखिर में ये जो मौजूदा वजीर आजम है इसने कहा जी ठीक है, नहीं होता तो मैं इलेक्शन में जाता हूं। ये इलेक्शन में गया, इलेक्शन जीत के आया तो उसने उस पर अमल कर दिया। तो लोग जो होते हैं ना, जहां पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वहां फिर वो अवाम पर एतमाद करते हैं। तो हमारा कितना अरसा और लगेगा इस पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत होते होते? मैं कहता हूं कि जितनी तेजी के साथ अवाम का शऊर आगे बढ़ रहा है, मुझे तो नजर आता है कि वो वक्त बहुत करीब है। क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से इमरान खान को माना था या जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ पर एतमाद किया, जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो पर किया, जिस तरीके से भुट्टो पर किया, ठीक है, वो सब के सब लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। फौजियों पर किया, उनके नुमाइंदगान पर किया, वो डिलीवर नहीं कर सके। अब लोग जो हैं वो इनसे तंग आए हुए हैं और जो तब्दीली है वो जब आती है तो वो सरफेस पे किसी को नजर नहीं आ रही होती, सतह पर नजर नहीं आ रही होती, वो सतह से नीचे तब्दीली की लहर चल रही होती है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें और फिर एकदम सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। इसका मतलब तब्दीली जो है नीचे नीचे वो चल रही है, तो ऊपर आते आते उसको आपका ये इंटरव्यू लेना, आपका मेरे साथ ये गुफ्तगू करना,
ये जाहिर करता है कि आप भी तब्दीली चाहते हैं। बिल्कुल जी, और बंदा तब्दीली चाहता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ तब्दीली का जो अंजाम है वो कब नजर आएगा सबको कि ये तब्दीली का अंजाम अब नजर आ गया। मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि सारी की सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये फौज की हैचरी की पैदावार है। ठीक है। ये एक ही खूंटी से बंधे हुए हैं जितने पावर पॉलिटिक्स की जमातें हैं। तो ये बात हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि ये बात अब लोग इसको समझना शुरू हो गए हैं। एक वक्त आएगा कि लोग इनसे जान छुड़ा लेंगे। पहले तो वो ये कहते होते हैं अच्छा जी चले जी वो नहीं कर रहा तो अब ये भी फौज के जरिए आएगा ना, तो चले इसको आने दे शायद ये कुछ कर ले। लेकिन इमरान खान के आने के बाद लोगों की ये उम्मीद कि कोई किसी तरीके से भी आया तब्दीली कर लेगा, ये लोगों की उम्मीद जो है ये अब दम तोड़ रही है। ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है कि तब्दीली जो पुरानी तब्दीली वो दम तोड़ रही है, नई तब्दीली आ रही है जी। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं सियासी दरवेश टीवी के नामवर एंकर पर्सन जनाब सैयद मंजूर अली गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? जी बस खैरियत है, ठीक ठाक। आज तो बड़ा तुसी मुजाहरा करके आए जे इजहार यकजहती कीता तुसी मीर शकील उर रहमान दे नाम। देखें रोहेल अकबर साहब, बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ये जो एहतसाब के नाम से ड्रामा है ये आज से नहीं है, ये बड़ा पुराना इसका किस्सा है। अयूब खान ने जब मुल्क पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने मुखालफीन जो थे, जो सियासतदान थे, उनके लिए उन्होंने एब्डो का कानून मंजूर किया और एक ट्राइब्यूनल बना दिया। जिन सियासतदानों ने मुकदमा नहीं लड़ा, ठीक है, और उन्होंने कबूल कर ली 7 साल के लिए नाअहली, उनमें सबसे मशहूर नाम जो है वो मियां मुमताज सुल्ताना का है। ठीक है। और जिन्होंने कंटेस्ट किया उसमें सबसे मशहूर नाम जो है वो सैयद हुसैन शेख सोहरावर्दी का है, जो हमारे वजीर कानून भी रहे, वजीर आला भी रहे, और पाकिस्तान बनने से पहले वो मुतहदा बंगाल के प्रीमियर थे। याद रहे कि मुतहदा हिंदुस्तान में पंजाब और जो बंगाल था उसके वज़राए आला को प्रीमियर कहा जाता है, यानी कि वजीर आज़म। ठीक है। तो बड़े नामी गिरामी इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे, वकील बहुत अच्छे थे। तो उनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो कंटेस्ट करूंगा। तो वो जब ट्राइब्यूनल में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी मुझ पर क्या इल्जाम है, बताएं तो सही। तो पता चला कि जनाब उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने एक परमिट जारी किया था। ठीक है। तो उन्होंने जेब से चिट निकाली, क्योंकि उनको पता था पहले से ही तो उन्होंने ये होगा, तो उन्होंने चिट जेब से निकाली। वो चिट जारी की गई थी अयूब खान की तरफ से। ठीक है। और वो चिट उस वक्त की थी जब वो वजीर आजम थे और अयूब खान कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। उन्होंने एक बंदे की सिफारिश की थी कि इसको ये परमिट दे दिया जाए, तो सोहरावर्दी साहब ने उसको परमिट नहीं दिया। फिर अयूब खान ने जो सेक्रेटरी कॉमर्स से उसको कहा, उसने परमिट जारी कर दिया। परमिट की सिफारिश करने वाला जो था वो एहतसाब कर रहा था। अच्छा। और जिसने जारी किया वो सेक्रेटरी कॉमर्स था। और सजा किसको दी जा रही थी? जो उस वक्त वजीर आजम था, जिसने ये काम नहीं किया था। इसी तरह ये एहतसाब के नाम पर जो इंतकामी कार्रवाइयां ये जारी रही हैं। ये कभी आपको पता है कि एहतसाब जो था नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी, हाँ जी बिल्कुल जी, उस वक्त भी होता रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और ये सिलसिला चलता रहा, बेनजीर के जमाने में भी होता रहा, ये सारे मामला चलते रहे। फिर परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अब ये जो नैब है ये तो पहले दिन से परवेज मुशर्रफ की एक लौंडी के तौर पर काम कर रही है, और आज भी ये वजीर आजम साहब के साथ मिले हुए हैं, चेयरमैन नैब जो है। अच्छा, नैब की तरफ से आज तक किसी जितने भी केस बने हैं जी, कोई रिकवरी, किसी से इतनी बड़ी रिकवरी नहीं हुई। छोटे छोटे जितने चोर पकड़े वो तो पैसे दे के जान छुड़वा के चले गए जी जी। बाकी जितने भी इनके बड़े बड़े केस बने वो वैसे के वैसे बड़े हुए। कोई बात ये है कि ये जब डील हो जाती है फिर वो खत्म हो जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ ना, नैब के कानून में भी बुनियादी
जो है ना खराबियां हैं। ये नैब में आप ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं जी उसका क्यों खत्म हो गया, असेंबली का इजलास नहीं चल रहा, बिल नहीं पास हो सकता। और दूसरा ये 18वीं तरमीम, इस पे बड़े एतराज़ात हैं पीपल पार्टी को, नून लीग को। गवर्नमेंट चाह रही है कि 18वीं तरमीम में कुछ ना कुछ हो जाए, मगर पीपल पार्टी और नून लीग अभी तक कहते हैं हमसे तो रास्ता नहीं हुआ। देखें, बात यह है कि जो जहाँ तक नैब के बारे में ऑर्डिनेंस देने की बात है, ठीक है, उसमें इमरान खान ने किन को बचाया है? ब्यूरोक्रेट्स को, कारोबारी लोगों को। मतलब ये है कि भाई आपने फैसला कर लिया है, ठीक है, देखें कोई करप्शन नहीं हो सकती, कोई बेजाब्तगी नहीं हो सकती जब तक महकमे के अफसरान जो हैं वो शामिल हो। ब्यूरोक्रेट जो है वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो करप्शन किसने की है? सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की है। वो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं या आर्म फोर्सेस से उनका ताल्लुक है। आप उनकी जायदादें देख लें, जब वो भर्ती हुए तो क्या थे और जब वो रिटायरमेंट पे जाते हैं तो क्या होते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के जो जजेस हैं उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर किसको पूछना है भाई? सिर्फ उनको जो गरीब है या जो आपके सियासी मुखालफिन। अभी देख लें कि इमरान खान के जमाने में इसकी हुकूमत जब से आई है तो परवेज खट्टक का मुकदमा नैब में है, पड़ा हुआ है। मौजूदा जो वजीर आला महमूद खान है KPK का, उसके खिलाफ मुकदमा है, वो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पंजाब से 2 वजीर थे, उनको पकड़ा, उनको छोड़ दिया, दोबारा वजीर बन गए। इसी तरह जो वजीर सेहत थे इमरान खान के कियानी साहब, उन पर अरबों रुपए की कमीशन लेने का इल्जाम है। उनको पार्टी में होता दे दी, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए। चेयरमैन के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो सेक्रेटरी जनरल का होता है। और जहांगीर तरीन पे वो, अब जहांगीर तरीन का जो किस्सा है ये भी पता चल जाएगा कि इसका अंजाम क्या होता है। ये कल रिपोर्ट उन्होंने देनी थी, वो नहीं दी। 3 हफ्ते के लिए मजीद वक्त ले रहे हैं। और जहां तक 18वीं तरमीम की बात है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी मुश्किल के साथ ये तरमीम हुई। मैं नहीं कहता कि ये कोई आसमानी सहीफा है, इसमें गलतियां नहीं है, गलतियां होंगी, गलतियां हैं बल्कि, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आप एक नेशनल कंसेंसस पैदा करें। पार्लियामेंट के अंदर जितनी जमातें हैं उनको भी बुलाएं, दूसरे लोगों को भी बुलाएं, इस पर एक नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि इसमें अवाम की भी शिरकत हो। अभी तक जब से वजीर आज़म इमरान खान आए हैं, एक भी उन्होंने APC बुलाई जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों, उनसे कोई मशावरत हो जाए, इनकी कोई बैठक हो जाए, कोई सलाम दुआ किसी से हो जाए, कुछ सियासी। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं एक फिक्रा कह देता हूँ जी। मेरा ख्याल है कि खुदा के बाद वो अपने आप को ही समझते हैं, और जो हुक्मरान इस तरह की सोच रखता है इसका मतलब यह है कि उसने सीखने का जो अमल है वो खत्म हो गया उसके अंदर। और जो इंसान सीखने से आरी हो जाता है और अपने आप को अक्ल कुल समझता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, और मुझे इमरान खान का अंजाम को अच्छा नजर नहीं आता। मैं उसके लिए दुआगो हूं, एक जमाने में मेरी उसकी बड़ी दोस्ती रही है, मैं उसके लिए दुआगो हूं। मैं समझता हूं कि वो 5 साल अपने पूरे करे, उसको जैसा भी मैंडेट मिला है एक पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे हैं लगता नहीं है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। 5 साल पूरे होते नजर नहीं आ रहे आपको? ये जो सूरत हाल है, एक तो कोरोना की वजह से, ये इसके खिलाफ कोरोना की वजह से उनको जो उन पर जो तनकीद हो रही थी उसमें अगर कोई कमी वाक़ई हुई है और अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ चली गई है, लेकिन ये एक आर्जी लहर होती है। क्योंकि आप देखें आज महंगाई जो है पिछले 3 दिनों के अंदर कितनी ज्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, खासकर तो किसने कंट्रोल करना है भाई? कोई कंट्रोल नहीं, महंगाई पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और दूसरा वो थोड़ा इस हवाले से बताएं कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करने जा रहे हैं। देखें ये इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरे हुए नवाज शरीफ, मैं आपको बता देता हूं, जब ये नहीं भेजना चाह रहे थे मैं कहता था कि उसको रोक नहीं सकते, अब वो चले गए हैं, ये उनको ला नहीं सकते।
ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। अपना जो इनका हल्का इंतखाब है उसको ये मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हल्का इंतखाब होता है ना, इसको खुश करने की कोशिश नवाज शरीफ भी करते रहे, उसको खुश करने की कोशिश बेनजीर भी करती रही। और इसी तरह परवेज मुशर्रफ का मुझे जमाना याद है कि वो अपना हल्का इंतखाब बढ़ाने के लिए और फिर उसको मुतमईन करने के लिए बहुत कुछ करता रहा। लेकिन क्या हुआ, सबका अंजाम सबको जाना पड़ा। लेकिन मुझे इसका अंजाम परवेज मुशर्रफ से, बेनजीर से, नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। तो उस अंजाम से बचने के लिए इसको क्या करना चाहिए? इसको चाहिए कि अपने अंदर वसत पैदा करे, वसत कल्बी। अपने दिमाग के ऊपर जो इसने ताले लगाए हुए हैं उसको कैद किया, उसको खोले, होश के नाखन ले। और अपने इर्द गिर्द जो उसके हैं करीबी रफ्काकार, उस हल्के से वो निकले और उस हल्के से निकल के बाहर भी देखे कि बाहर भी दुनिया है, बाहर भी सियासतदान है, बाहर भी लोग हैं, उनसे भी मुलाकात में। वो एयर मार्शल असर खान साहब एक बात कहा करते थे कि फॉग ऑफ पावर, इक्तदार की धुंध। ये जो इक्तदार की धुंध है ये आंखों को चुनिया देती है, बंदे को कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, एक आम बंदा, एक आम रेडी वाला, एक आम गरीब बंदा जिसके वोट से ये ईवान वजीर आजम पहुंचे हैं और उस आम बंदे को बोल रहे हैं, वही बंदा आप पिस रहा है, वही बंदा कोरोना से मार रहा है, बात ये वही है, बंदा आम बीमारियों से मार रहा है। बात ये है कि वो समझते हैं कि वो वोट के जरिए नहीं पहुंचे। असल बात ये है, ठीक है, जो बंदा ये समझता है ना कि मैं इस गरीब बंदे की वजह से आया हूँ, तो वो उस गरीब बंदे का ख्याल। बात ये है कि ये वोट जो है, मैं तो पॉलिटिकल सिस्टम का हामी हूं। ठीक है, हालांकि मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त का पॉलिटिकल सिस्टम है ये पूरी तरह डिलीवर कर ही नहीं सकता, इसके अंदर बुनियादी खराबियां हैं। मैं इसीलिए ये तमाम हुकूमतें जो गुजरी हैं इनको मैं जमहूरी हुकूमत नहीं समझता। या यहाँ फौज की हुकूमत होती है या एक सिविल सेटअप होता है। ठीक है, तो ये एक सिविल सेटअप है। लेकिन एक बात, जो इलेक्शन की ड्रामेबाजी, एक बात मैं खत्म नहीं करना चाहता। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि इसी सिस्टम को आप अगर चलाते रहेंगे तो ये प्योरीफाई हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा। इसके अंदर अब देखें, एक वक्त में बेनजीर साहबा थी, एक वक्त में नवाज शरीफ साहब थे, यहाँ बहुत से वजीर आजम आए हैं, आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। लेकिन जो शऊर की सतह, अवाम की शऊर की सतह 1970 में थी, ठीक है, 1977 में थी, सन 2002 में थी, सन 2007-8 में थी, सन 2013 में थी, 2018 में थी। आज अवाम के शऊर की सतह उससे कहीं बुलंद है। और इन इंतखाबात का जो सिलसिला है इसके जरिए अवाम के शऊर में यकीनन इजाफा हो रहा है। तो फिर ये सब के सब जो सियासत के नाम पे सियासत करते थे या फौजी आकर सियासत करते थे, सब बेनकाब हो गए। हत्ता कि जो इस मुल्क की जुडिशरी है उसके ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं रहा। सबको पता है कि जजेस क्या करते हैं। तो इसका ये फायदा हुआ है। इसके नतीजे में एक अवाम की लहर आएगी और वो सब कुछ तब्दील कर देगी। तो ये इलेक्शन का जो सिस्टम है 5 साल वाला, तो ये 5 साल से कम करके इसको 3 साल या 2 साल नहीं कर देना चाहिए? 2 साल या 3 साल तो खैर नहीं करना चाहिए। 4 साल का हमारा मैनिफेस्टो है। 4 साल हम समझते हैं कि 4 साल होना चाहिए। अमेरिका में देखिए, अमेरिकी सदर 4 साल के लिए आता है, ठीक है। और जहां तक ये पार्लिमानी निजाम है और 5 साल की जहां बात होती है जिन ममालिक में, वहां तो भाई सम टाइम वो 3 साल के बाद इलेक्शन करा देते हैं। अभी आपने देखा कि बरतानिया पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट का जो इशू था उसमें 3 वजीर आजम बदले। आखिर में ये जो मौजूदा वजीर आजम है इसने कहा जी ठीक है, नहीं होता तो मैं इलेक्शन में जाता हूं। ये इलेक्शन में गया, इलेक्शन जीत के आया तो उसने उस पर अमल कर दिया। तो लोग जो होते हैं ना, जहां पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है
वहां फिर वो अवाम पर एतमाद करते हैं। तो हमारा कितना अरसा और लगेगा इस पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत होते होते? मैं कहता हूं कि जितनी तेजी के साथ अवाम का शऊर आगे बढ़ रहा है, मुझे तो नजर आता है कि वो वक्त बहुत करीब है। क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से इमरान खान को माना था, या जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ पर एतमाद किया, जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो पर किया, जिस तरीके से भुट्टो पर किया, ठीक है, वो सब के सब लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। फौजियों पर किया, उनके नुमाइंदगान पर किया, वो डिलीवर नहीं कर सके। अब लोग जो हैं वो इनसे तंग आए हुए हैं, और जो तब्दीली है वो जब आती है तो वो सरफेस पे किसी को नजर नहीं आ रही होती, सतह पर नजर नहीं आ रही होती, वो सतह से नीचे तब्दीली की लहर चल रही होती है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें और फिर एकदम सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। इसका मतलब तब्दीली जो है नीचे नीचे वो चल रही है, तो ऊपर आते आते उसको आपका ये इंटरव्यू लेना, आपका मेरे साथ ये गुफ्तगू करना, ये जाहिर करता है कि आप भी तब्दीली चाहते हैं। बिल्कुल जी, हर बंदा तब्दीली चाहता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ तब्दीली का जो अंजाम है वो कब नजर आएगा सबको कि ये तब्दीली का अंजाम अब नजर आ गया? मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि सारी की सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये फौज की हैचरी की पैदावार है। ठीक है, ये एक ही खूंटी से बंधे हुए हैं जितने पावर पॉलिटिक्स की जमाते हैं। तो ये बात हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि ये बात अब लोग इसको समझना शुरू हो गए हैं। एक वक्त आएगा कि लोग इनसे जान छुड़ा लेंगे। पहले तो वो ये कहते होते हैं, अच्छा जी चले जी वो नहीं कर रहा तो अब ये भी फौज के जरिए आएगा ना, तो चले इसको आने दे, शायद ये कुछ कर ले। लेकिन इमरान खान के आने के बाद लोगों की ये उम्मीद कि कोई किसी तरीके से भी आया तब्दीली कर लेगा, ये लोगों की उम्मीद जो है ये अब दम तोड़ रही है। ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है कि तब्दीली, जो पुरानी तब्दीली वो दम तोड़ रही है, नई तब्दीली आ रही है। तो दोस्तों इसके साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।